कैपेसिटेंस के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमें पता है हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, वो कितनी थी एप्सिलॉन बाय 2 मोड ऑफ ई स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर के लिए ये चीज लेते हैं, तो कंडक्टर के लिए हम जानते हैं कंडक्टर के पास में जस्ट उसके कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पर ये ई है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई का स्क्वायर है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट से एक पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इफ वी नाउ इमेजिन अ स्मॉल आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एलिमेंट एरिया डेल्टा ए ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टर का जो सरफेस है उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कंडक्टिंग सरफेस ट्रेवल किया, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रो हमें बाहर की तरफ करने पे उसकी एनर्जी खर्च होगी, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, अब कितना डिक्रीज होगा, जितना हमें उसको पुश करने के लिए वर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, द अमाउंट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जितना हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तो हमें एनर्जी को इस एनर्जी चाहिए तो इसको करना पड़ेगा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, तो स्मॉल w को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, क्योंकि स्मॉल w जो है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल होगा तभी एनर्जी मिलेगी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी जो है, या कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई, उसको हम मान लेते हैं कैपिटल W से लिखना पड़ेगा एनर्जी को। तो और क्योंकि डिक्रीज कितना आया, डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा लगाया, तो डेल्टा W कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज है क्या, यहाँ पर हमारे पास ये एनर्जी रखी हुई है और हमें क्या निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालना है, या फिर डायरेक्टली एनर्जी तो निकालनी है। एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, सीधा हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो है स्मॉल w की वैल्यू, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम एलिमेंट से। तो वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा, अगर हमें कहा जा रहा है कि सरफेस एरिया है डेल्टा ए और उसको आगे की तरफ ले जाना है, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है डेल्टा एक्स, तो किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू विड्थ होता है। एरिया ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेल्टा ए को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर लो और एनर्जी हमारे पास आ गई, और बिकॉज एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, तो इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम इससे रिलेटेड नहीं है, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड है जो मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो इतनी एनर्जी उसकी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास क्या करेंगे हम यहाँ पे, यस, फॉर अ सिस्टम ऑफ एन कंडक्टर्स, ये जो बताया था वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही इंक्लूड कर लेना, पोटेंशियल का वाला पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। फॉर अ सिस्टम ऑफ एन कंडक्टर, सारे मान लीजिए एन कंडक्टर्स है, सभी का पोटेंशियल वी आई है और सबके पास टोटल चार्ज है क्यू आई, क्यू वन मतलब क्यू1 क्यू2 क्यू3 एंड सो ऑन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल के टर्म में हम कर सकते हैं, या फिर इन सर्टेन ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है, फॉर अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर लीनियर फंक्शन डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑन द चार्ज डेंसिटी इंप्लाइज दैट द पोटेंशियल ऑफ ith कंडक्टर कैन बी रिटन एज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी का पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, तो आप देखो एक बार पोटेंशियल जो है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, पोटेंशियल जो है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यही मान लेंगे कि जो पोटेंशियल है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लेते हैं, वो कांस्टेंट जो है वो मान लीजिए स्मॉल पी आई जे हमने ले लिया, क्योंकि ये ith पोटेंशियल है और यहाँ पर jth चार्ज की वजह से होगा। आई लोकेशन पे जो पोटेंशियल होगा, ध्यान रखना किसी पॉइंट है ith लोकेशन पे, ith लोकेशन पे पोटेंशियल कभी भी ith लोकेशन वाले चार्ज की वजह से नहीं हो सकता। किसी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो चार्ज जहां पर रखा हुआ है उसी पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं बनाता है। जे पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ होगा उसकी वजह से ith पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा, तो पोटेंशियल तो ith लोकेशन पे आएगा, इसलिए वी आई लिखेंगे। प्रोपोर्शनल टू किस चार्ज की वजह से आएगा, क्यू जे की वजह से आएगा, तो वी आई प्रोपोर्शनल टू क्यू जे होगा। बीच में हमने इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया और वो कांस्टेंट जो है वो आई पे और जे पे दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, तो हमने लिख दिया उसको पीजे।
ठीक है। यहाँ पर पीजे की जगह हम दूसरा टर्म यूज करते हैं सी आई जे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समेशन सी आई जे करेंगे यहाँ पे, और समेशन लग जाएगा जे इज इक्वल टू 1 to n। क्यों? क्योंकि हम सॉरी, यहाँ पर पीजे है उस वक्त वी आई इज इक्वल टू, है ना, सॉरी यहाँ पर हमने पी आई जे लगाया है जब v प्रोपोर्शनल टू q किया है, तब हमने पी आई जे लगाया है। उसी तरह से उल्टा भी लिख सकते हैं, q प्रोपोर्शनल टू v होता है। तो अगर यहाँ इस साइन को हटाने के लिए हमने पी आई जे लिया है, तो इस साइन को हटाने के लिए भी हम नया कांस्टेंट ले सकते हैं, और वो हमने ले लिया मान लीजिए सी आई जे। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पी आई जे कब लिया, जब पोटेंशियल जो है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया, और जब क्यू जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया, तब कोफिशिएंट कौन सा लिया, सी आई जे लिया। ठीक है। समेशन दोनों ही कंडीशन में j इक्वल टू 1 से n जाएगा, क्योंकि ith लोकेशन तो फिक्स है, उसी जगह पे पोटेंशियल लेना है, तो वो बाकी सारे चार्जेस की वजह से आएगा। तो j पर समेशन लग रहा है हमारे पास, ये हो गया। दीज कोफिशिएंट आर कॉल्ड कैपेसिटीज और कैपेसिटेंस, वाइल सी जे आई नॉट इक्वल टू जे हो ही सकता है, वो मैंने उस टाइम पे भी बता दिया था आपको। अब हम क्या करेंगे, ये सारे आर द कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन। तो Q इज इक्वल्स टू, हम जानते भी, आपने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू कितना होता है, CV होता है। तो हमारे पास Q प्रोपोर्शनल टू V आता है, इसको हम C लिखते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है, और ये बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है जो आपको पता है। अब हम एनर्जी को भी इसके टर्म में लिख लेते हैं, तो एनर्जी को भी इस टर्म में लिख लेंगे, तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/2 समेशन Q इंटू V था, तो यहाँ हमारे पास Q आ जाएगा और V आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले में हो जाएगी, और दोनों पे समेशन लगाना है, I और J पे लगाना है। अब हम क्या करेंगे, QI का फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे। QI का फॉर्मूला हमें क्या मिला था, QI का फॉर्मूला मिला था CIJ और VJ मिला था, CIJ VJ। तो Q का फॉर्मूला अभी अभी हमें मिला था CIJ VJ, तो CIJ VJ रख देंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो कैपेसिटेंस में और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। दैट्स इट। थ्योरी आपकी किसी काम की नहीं, थ्योरी लिख के नहीं आना है, बस बीच बीच में ये एक्सप्रेशन लिख के आना आपको, और इनकी दो दो तीन तीन लाइनें लिखनी है। ठीक है। सो हमारे पास सिलेबस के चलते अपन सिलेबस की तरफ, की सिलेबस में हमारा कौन सा टॉपिक रहा है फर्स्ट यूनिट में से। ओके। सो ये हमारा यूनिट 1 था। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कर लिया, गॉस लॉ कर लिया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ कर लिया, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिया, द स्केलर पोटेंशियल कर लिया, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल्स एंड डिसकंटिन्यूटीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कर लिया, पाइसन एंड लाप्लास इक्वेशन कर लिया, ग्रीन थ्योरम कर लिया, यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन विद डिरिचलेट और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन कर लिया, फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद ग्रीन फंक्शन कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कर लिया, एनर्जी डेंसिटी कर लिया, और कैपेसिटेंस कर लिया। So hence our first unit is complete. Okay.